हेलो एवरीवन, जैसे आप सबको पता है कि डॉक्टर निशा ने ये चैनल फीमेल से की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और उस पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर उनसे बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में बहुत ही कम फीमेल्स जो हैं वो डिटेल में जानती हैं और ये बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है। और मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए तो हम अपने बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। डॉक्टर निशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मेंसेस होते क्या हैं? मेंसेस एक बहुत ही नेचुरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक फीमेल को एक सर्टेन एज के बाद स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो फीमेल को हर महीने कुछ दिन वेजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होती है। डॉक्टर निशा, आज भी बहुत सारी फीमेल्स को ये नहीं पता कि ये हमें क्यों होते हैं। लोगों के बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। कई लोग इसे अच्छा मानते हैं, कई बुरा मानते हैं, कई लोग इसे रिलीजन के अकॉर्डिंगली पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हमें होता क्यों है? तो देखिए, हम सबको पता है कि जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का मैच्योरिटी आना शुरू होता है। इसी तरह से फीमेल्स में आफ्टर अ सर्टेन एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस का मैच्योरिटी होता है और उसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है। Okay. तो जब इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है तो जो हमारी ओवरी है उसमें एग फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब ये एग बनते हैं तो बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। Okay. इन हार्मोन्स का फंक्शन होता है जो यूट्रस है उसको प्रिपेयर करना फॉर अपकमिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी फीमेल्स को होने वाली है उसके लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। इस यूट्रस को तैयार करने के लिए वो अपने अंदर जो लाइनिंग होती है उसको वो मोटा करना, थिक करना शुरू करता है ताकि बच्चे को एक कुशन मिल सके, एक प्रॉपर नेस्ट सॉर्ट ऑफ वो बच्चे को देना चाहता है। दूसरा, उस लाइनिंग के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा तो उसका न्यूट्रिशन माँ से आने वाली ब्लड वेसल्स के थ्रू ही मिलता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो ब्रेन से सिग्नल ओवरीज को जाता है कि देयर इज नो प्रेगनेंसी और अभी इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है। तो यूट्रस ने जो सारी प्रिपरेशन की होती है, जो लाइनिंग बनाई होती है, उसको शेड ऑफ करता है। और जब ये लाइनिंग शेड ऑफ होती है और क्योंकि हमने देखा कि इस लाइनिंग के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी ग्रो होते हैं तो हमें ये ब्लीडिंग की फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है थ्रू वेजाइना। सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे एक फीमेल ये पावर अटेन करती है कि वो आगे चल के माँ बन सके और अपने आने वाली जनरेशंस को आगे कंटिन्यू कर सके और अपने जैसे बच्चों को इस दुनिया में ला सके, रिप्रोड्यूस कर सके। राइट। डॉक्टर साहब, ये एग्जैक्टली स्टार्ट कब होता है, किस एज में स्टार्ट होता है? यूजुअली ये 12 साल की एज पे स्टार्ट होता है, बट क्योंकि हर बच्चे का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है तो हमें मान के चलते हैं रफली ये 10 से 15 साल की एज में हर फीमेल को स्टार्ट हो जाना चाहिए। या फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि एक गर्ल को जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसके 2 साल के बाद बच्चे को मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके डॉक्टर निशा, जैसे आपने बताया कि 10 से 15 साल के बीच में इस फेज में एक फीमेल एंटर होती है, तो ये 5 साल का पीरियड है। तो व्हेन एग्जैक्टली वी शुड टॉक टू आवर चिल्ड्रन? क्या हमें पीरियड स्टार्ट होने से पहले उनसे बात करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को जब मेंसेस स्टार्ट हो उससे पहले उसको इस बारे में बता पाएँ। ओके। ताकि वो इस चीज़ को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में ले। क्योंकि देखिए, अगर किसी को आपको कभी ब्लीडिंग होता है किसी भी पार्ट से तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमें लगता है कि शायद हमें इतनी चोट लग गई है या तो फिर मुझे कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है, डिजीज हो गई है, और फिर बच्चे के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। और बहुत बार देखा जाता है कि ये बहुत ही डीप साइकोलॉजिकली बच्चों को इफेक्ट करता है लेटर इन लाइफ ऑल्सो। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने बच्चे को मेंसेस आने से पहले इसके बारे में बताएं ताकि वो अपने आप को इसके लिए बेहतर तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। अब अगर बात करें कि हम उसे कब बताएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया 10 से 15 साल का ड्यूरेशन होता है,
तो आपको अपने बच्चे में आने वाले चेंजेस को नोटिस करना है। ओके। और स्पेशली जैसे हमने फीमेल्स के बारे में बात की कि जब आपकी बच्ची की ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, सो दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू योर गर्ल चाइल्ड अबाउट दिस इन अ फेजिक मैनर। आप धीरे धीरे करके उसको इस बारे में बताना शुरू करें। डॉक्टर निशा, आज भी इस टॉपिक के ऊपर बात करने में एक थोड़ी सी झिझक है सोसाइटी में। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से इस टॉपिक पे बात करना इनिशिएट कैसे करें, कैसे की जाए ये बात? ये बहुत ही कॉमन इशू आता है और बहुत बार हमसे पेशेंट्स आके ओपीडी में पूछते हैं कि मैम बच्ची को मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसको इस बारे में कैसे बताएं। तो इसके लिए हर पेरेंट को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पेरेंट ही बच्चे से ये चीज़ के बारे में डिस्कस करें। कोई भी इंसान जो उस बच्चे के क्लोज है, वो हो सकता है आपके फ्रेंड हो या हो सकता है कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, वो भी बच्चे से इस बात के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि हम आज बच्चे को बिठाएंगे और उसको सब कुछ एक ही बार में सब बता देंगे। सो विच इज़ नॉट राइट। आप बच्चे से इस टॉपिक के बारे में धीरे धीरे करके बात करना शुरू करें और स्लोली उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ये पूरा प्रोसेस समझाएं कि क्या है और ये कैसे होता है एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही कुछ बच्चे बहुत बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपने बात शुरू भी की तो शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे आपसे इस बारे में कुछ पूछ रहे हैं। जैसे कि बहुत बार देखा जाता है, बच्चे पूछते हैं कि हम कहाँ से आए थे। राइट। तो पेरेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ ज़रूरत होती है कि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन हम उनके एज के अकॉर्डिंगली उनको दे पाएँ। इसी तरह से बहुत बार जब हम सैनिटरी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं सुपरमार्केट से या किसी मेडिकल शॉप से, सो दैट इज़ द टाइम, और बच्चा आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों खरीद रहे हैं, किस पर्पज से होता है, तो उस समय पे आपको इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए। राइट। बट डॉक्टर निशा, आज भी कुछ फैमिलीज़ जो हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं, जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। सो अगर उनकी फैमिली का माहौल वैसा नहीं है या पेरेंट्स खुद इतने एजुकेटेड या कैपेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, उस केस में क्या करना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उस केस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में हमारे पास। आप हेल्प ले सकते हैं किसी गायनेक डॉक्टर की, किसी मेडिकल काउंसलर की, या आप उनके स्कूल टीचर से इस बारे में बोल सकते हैं कि आप बच्चे से इस बारे में बात करें। और आज बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स बाय द नेम ऑफ माइस्ट्रोपीडिया और डिफरेंट नेम्स, जो आप इंटरनेट पे सर्च करके और अपने बच्चे के लिए परचेज कर सकते हैं, जहाँ से कि बच्चे को राइट इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुँच पाए। एंड ऑफ कोर्स हमारा चैनल आई थिंक इस तरह के हेल्प वीडियोस हर उस पेरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इन टाइप के इश्यूज को अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। सो आज हमने डॉक्टर निशा से एक बेसिक नॉलेज ली मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हैं, जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये जाना कि मेंसेस क्या होते हैं, कब होते हैं और क्यों होते हैं। आज जो है हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम डॉक्टर निशा से जानेंगे कि पीरियड्स की इम्पोर्टेंस क्या है एक फ़ीमेल की लाइफ में, क्योंकि आज भी फीमेल इसे एक बर्डन की तरह लेती हैं और इसके बारे में बात करने से परहेज़ करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डॉक्टर निशा, पीरियड एक फीमेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके दौरान एक फीमेल के अंदर वो कैपेबिलिटी आती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी जनरेशन को आगे अपनी जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और ये चीज हर लिविंग बीइंग के अंदर होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो कोई एनिमल हो। जैसे आप देखिए, जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसमें जब वो छोटा सा होता है तो एक पौधे की तरह होता है, फिर उसमें कली आती है जैसे हमारे ब्लैक होते हैं, और फिर वो एक फूल में बड जब चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि दिस इज अडल्ट फेज। ऐसे ही उस फ्लावर के अंदर कैपेसिटी आती है फूड को जनरेट करने। तो इसी तरह जब एक चाइल्ड अडल्टहुड में एंटर करता है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी आती है टू रिप्रोड्यूस। तो इसलिए ये चेंज होना हर फीमेल की लाइफ में बहुत ही नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
सो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एंड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इट। एग्जैक्टली। बट हमारी सोसाइटी में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसे एक टैबू की तरह जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया है। आई थिंक ये एक रीज़न है कि फीमेल्स खुल के इस बारे में बात नहीं करती। कई फीमेल्स तो डिप्रेशन में चली जाती हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका रीजन होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहली चीज। हमारी क्योंकि सोसाइटी जब किसी फीमेल को मेंसेस आने शुरू होते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आपको इसके बारे में अपने फादर से, अपने इवन ब्रदर से और अपने जो मेल कोलीग्स हैं उनसे इसके बारे में बात नहीं करनी। इनफैक्ट किसी से भी आप जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या परचेज करने भी जा रहे हैं तो आपको सबको बताना नहीं है। और आप एक जनरली इमेजिन करके देखिए, अगर कोई भी चीज़ हम किसी से छुपाते हैं तो कब छुपाते हैं? जब वो चीज़ सही नहीं, जब वो गलत है। तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से फीलिंग आ जाती है कि दिस इज अ नेगेटिव थिंग। तो उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्टिंग से दिया जाता है। ट्रू, क्योंकि इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करता। इवन सैनिटरी पैड भी एक ब्लैक कलर के रैपर में केमिस्ट हमें हैंड ओवर करता है। ट्रू। एक और चीज़ डॉक्टर निशा, हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि ड्यूरिंग दिस फेज एक फीमेल को बहुत सारी चीज़ें करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। बहुत अलग अलग चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से कि इस दौरान से अचार को हाथ मत लगवाना, अचार ख़राब हो जाता है। एंड इवन पुराने टाइम से इस पीरियड के दौरान उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उनको सोसाइटी से अलग रखा जाता था। तो ये सब चीज़ें इनका क्या इम्पोर्टेंस है? डू यू थिंक दीज थिंग्स हैव इम्पोर्टेंस इन टुडेज टाइम? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आज की डेट में भी फीमेल्स को बताया जाता है कि ड्यूरिंग दीज डेज ऑफ मंथ यू आर इम्प्योर। तो कोई भी जो प्योर चीज़ है, जैसे आपने बोला मंदिर में जाना या फिर किचन में जाके खाना बनाना, जो कि बहुत ही प्योरिटी की चीज़ होती है, उन चीज़ों से गर्ल्स को सेग्रीगेट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ पुराने टाइम की, तो उस टाइम पे हमारे पास साफ सफाई के तरीके अवेलेबल नहीं थे, या हमें नॉलेज नहीं थी कि इस टाइम पे हम अपने आप को प्रॉपर्ली कैसे हाइजीनिकली मैनेज कर सकते हैं। इसलिए गर्ल्स को इन चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। बट आज के टाइम पे जहाँ हमारे पास एजुकेशन है, जहाँ हमें पता है कि ये गर्ल अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकती है, अपने आप को क्लीनली मेंटेन कर सकती है, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कहूँगी कि ये सब सिर्फ मिथ्स हैं जो हमें अपनी सोसाइटी से बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ये बोला जाता है कि इम्प्योर है, ये ब्लड गंदा है, ये इम्प्योर है, ये lengthy है, साथ जोड़ा जाता है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि आप सोचिए कि ये ब्लड वही है जिससे कि आपका बच्चा ग्रो होने वाला है। ट्रू। तो जहाँ कोई चीज़ एक बच्चे को, एक लाइफ को क्रिएट कर रही है, वो चीज़ कैसे इम्प्योर हो सकती है? और हर फीमेल को अपने इस पावर को एक बहुत ही प्योर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए। वो ये नहीं समझे कि उनके साथ एक बर्डन हर महीने का जुड़ गया है, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करते हो तो उसके लिए चैलेंजेस भी बड़े ही फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक लाइफ को क्रिएट करने की, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे मंथली होने वाले चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा एंड पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। It's a blessing. It's a blessing, No one right? has power to create even a small thing. Correct. और हम अपने जैसे पूरा ह्यूमन बीइंग Human बना being सकते हैं। It's a miracle. It's a miracle. Dr. Nisha, do you really think that father or the males of our society have an important role to play in this contest? Very important. In fact, they have a major role to play this. मेंसेस का जो प्रोसेस है ये हज़ारों सालों से एक फीमेल के साथ होता आ रहा है, और जो फीमेल्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन का रफली 50% पार्ट बनाती हैं। तो एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम होगी अगर आप इसको सही तरह से नहीं देख रहे हैं। और जब भी कोई चीज़ एक लार्ज स्केल पे होती है, कम्युनिटी की प्रॉब्लम होती है। सो वी ऑल, मेल्स एंड फीमेल्स, वी नीड टू वर्क टुगेदर, वी नीड टू कम फॉरवर्ड एज अ कम्युनिटी, ताकि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। तो इसलिए आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो बॉय है या वो गर्ल है, उन तक ये राइट इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचाएं। इससे एक तो उनको पता पड़ेगा कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल साइंटिफिक चेंजेस होते हैं वो क्या हैं, और जब उनको इस बारे में सही नॉलेज होगी तो इस चीज़ को सही तरह से एक्सेप्ट करेंगे।
दूसरा, जहाँ एक मेल बॉय बच्चा एक लड़की को ऐसे देखते हुए उसको बुली करने की कोशिश करता है, मजाक बनाता है, वहीं जब उसको इसकी नॉलेज होगी तो वो उसके लिए एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखेगा और इनफैक्ट एक हेल्पिंग हैंड की तरह आगे आएगा। जो भी वो हेल्प कर सकता है उस तरह से वो कर पाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, लेटर इन फ्यूचर it would be good for the boys to know the importance of safe sex and contraception. So I think it is the time where we need a nation of males and boys which relate menses as a strength, not as a shame. In fact, it's time to change. और ये change लाने के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी, starting from teachers to parents. And we need to build a nation of males and boys which relate menses as a strength, not as a shame. So be the part of this change and forward this video to all the male members of your friends and family circle so that And let's make a beautiful world together where a female or a girl feels comfortable during her menses. Thank you so Thank you much. so much. हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मेंसेस के दौरान होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। पर उससे पहले डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ, आजकल बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। Right. तो क्या ये सही है या हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? इसके क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, वेरी ट्रू। आजकल हम भी देखते हैं कि गर्ल्स बहुत यंग एज में मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको। जी। इसका मुझे लगता है एक रीज़न ये हो सकता है बिकॉज बच्चे आजकल बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनका जो ब्रेन का मैच्योरिटी है वो काफ़ी जल्दी एज पे हो रहा है। जी। और हमने देखा कि जो मेंसेस का प्रोसेस है ये भी एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ मैच्योरिटी ऑफ HPO एक्सिस, जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। तो जब हमारे ब्रेन की मैच्योरिटी जल्दी हो रही है तो इसी वजह से जो हमारा HPO एक्सिस है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है और इसीलिए गर्ल्स को मेंसेस जल्दी आ जाते हैं। इसका दूसरा रीज़न होता है कि बच्चों में मोटापा आजकल ज़्यादा है, उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है और साथ ही वो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मेंसेस टाइम पर आए, जल्दी ना आए, तो आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि वो फिजिकली एक्टिव हो और जंक फूड से दूर रहें, हेल्दी डाइट स्टाइल को अपनाएं, राइट। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को 8 साल से पहले मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इट कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। जैसे आपने कहा कि 8 साल से पहले अगर पीरियड्स होते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इज देयर एनी अपर एज लिमिट आल्सो? राइट। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे को 13 ईयर की एज तक भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर 16 इयर्स की एज तक बच्चे को मेंसेस नहीं स्टार्ट होते हैं, देन डेफिनेटली देयर कुड बी अ रीजन। हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग के कुछ साल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है पीरियड्स के दौरान? वेरी ट्रू, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि मदर्स बहुत पैनिक होके आते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि वो एक्चुअली में प्रॉब्लम होता नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है कि शुरू के कुछ महीनों या साल तक बच्चे को पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते। जी। जैसे कि 2 महीने या 3 महीने के लिए गैप हो सकता है। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बट येस, अगर आपको 3 साल के बाद भी पीरियड्स रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि क्यों प्रॉब्लम है, अभी तक क्यों सही नहीं है। डॉक्टर साहब, शुरू में नहीं पता होता कि नॉर्मल फ्लो क्या है, नॉर्मल ब्लीडिंग क्या है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितने दिन तक होने चाहिए और कितना फ्लो जो है उसको नॉर्मल माना जाए, तो ये हम कैसे डिसाइड करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि कितने दिन तक ये रहता है, तो ये रफली 2 दिन से 7 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक आपको मेंसेस कंटिन्यू रह सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक ही दिन फ्लो आता है या फिर 10 डेज से ज़्यादा आपको मेंसेस कंटिन्यू रहते हैं, देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि कितना फ्लो नॉर्मल होता है, तो एक फीमेल को नॉर्मली 60 to 80 ml तक ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग हर कंप्लीट साइकिल। ओके, राइट। अब ये किसी पेशेंट के लिए जज करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना ब्लीड वो कर पा रहे हैं। तो इन जनरल आपको ये ध्यान रखना है
कि आप जिस भी तरह का सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको हर 2 घंटे में जाके आपको अपना सैनिटरी प्रोडक्ट चेंज करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इट मींस इट्स अ या हेवी फिर आपको सिर्फ स्पॉटिंग ही होती रहती है, आपको खुल के प्रॉपर्ली ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं दिस इज नॉट नॉर्मल रेंज। ओके। डॉक्टर साहब, पीरियड्स के दौरान ये देखा गया है कि बहुत सारी फीमेल्स को मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। तो ये मूड स्विंग्स क्यों होते हैं और डू वी सीक सम ट्रीटमेंट टू रिजॉल्व इट? बहुत सारी फीमेल्स को देखा जाता है कि बिफोर मेंसेस या तो फिर ड्यूरिंग मेंसेस उन लोगों को मूड चेंजेस होना, एंजाइटी होना, सैडनेस होना, ब्लॉटिंग होना, हेडेक होना, क्रैम्प्स आना पीरियड से पहले, ये सब चीज़ें होती है। ये बेसिकली होता है कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से और होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर मैं बात करूँ कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको अपना जो लिक्विड इनटेक है वो आपको बढ़ाना चाहिए। पीने की चीज़ें एक तो आप ज़्यादा कीजिए, दूसरा आप अपना सॉल्ट और शुगर का इनटेक इसको आप कम कीजिए, और साथ ही अपना जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें मिलता है फ्रूट्स और सैलेड से, उसके यूज़ को बढ़ाइए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम गलती करते हैं कि जैसे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं या ये प्रॉब्लम आती है तो हम सिडेंटरी हो जाते हैं, बेड से मतलब चिपक जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अपने आप को सेग्रीगेट नहीं कीजिए, लोगों से मिलिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें काफ़ी कम लगेगी। बट अगर आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हैम्पर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू नीड अ ट्रीटमेंट। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई एम श्योर सब लोग फेस करते हैं वो है पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन। राइट। कितना पेन जो है वो नॉर्मल होता है या किस लिमिट के बियॉन्ड हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? क्या हमें इसका कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पेन होता क्यों है। जी। हमने देखा कि मेंसेस के दौरान हमारा जो यूट्रस है, जो अपने अंदर जो लाइनिंग प्रिपेयर करता है, उसको वो शेड ऑफ करता है। तो जब भी वो अपने अंदर के जो टिश्यूज को बाहर निकाल रहा है, उसके लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ताकि वो उस चीज को पुश करके बाहर निकाल सके। तो इस वजह से हम लोगों को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। आपको अगर हम ये पूछे कि वो कितना सीवियर है, कम है, ज्यादा है, तो ये बहुत ही पर्सनल चीज हो जाती है, क्योंकि किसी के लिए एक ही पेन बहुत कम हो सकता है और किसी के लिए वही पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। राइट। लेकिन इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को कम करने के लिए आपको वही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए, आप अपना लिक्विड इंटेक पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स एंड सैलेड्स का अमाउंट अपनी डाइट में ज़्यादा करें, सॉल्ट एंड शुगर को कम करें, और साथ ही ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज यू कैन। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप सिंपल हॉट कंप्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब होम रेमेडीज करने के बाद भी आपका पेन नहीं रिलीव हो रहा है, तो आज के डेट में बहुत ही सेफ पेन किलर्स अवेलेबल है। आप उनको विदाउट एनी क्वेश्चन अपने डॉक्टर से सलाह करके उनको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जाना मेंसेस होते क्या हैं और क्यों होते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि मेंसेस के दौरान हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज द menses. So Dr. Nisha, thank you so much, and viewers, you stay tuned for further Nisha. Thank you. Hello everyone. मेंस्ट्रुअल साइकिल पर अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है हाइजीन। इस दौरान खुद को हाइजीनिकली क्लीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे प्रोसेस करें, इस बात के बारे में आज हम डॉक्टर निशा से जानेंगे। डॉक्टर निशा, स्पेशली इस दौरान, पीरियड्स के दौरान खुद को क्लीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है? पीरियड्स के टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है जो ब्लड है वो बहुत ही एक अच्छा कल्चर मीडियम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। और जैसे हमने देखा कि मेंसेस के दौरान एक लेडी को विजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होता है, तो अगर हम उस पार्ट का हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे
तो ऑर्गेनिजम्स उस ब्लड में ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि विजाइना में इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये विजाइना कनेक्टेड होती है हमारे यूट्रस से, बिल्कुल, तो यूट्रस के इन्फेक्शंस होना, फिर यूट्रस के दोनों साइड्स पे ट्यूब्स होते हैं, तो उन ट्यूब्स का इन्फेक्शन होना, और कभी कभी ये इन्फेक्शंस होने की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। इन ब्लॉकेज की वजह से फीमेल्स को आगे चल के कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्रस के आसपास के एरिया में इन्फ्लेमेशन, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जब ये इन्फेक्शन बार बार होते हैं तो यही इन्फेक्शंस कैंसर का भी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्सनल हाइजीन इस दौरान हम कैसे मेंटेन करें? देखिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जैसे हम हमेशा अब डेली शावर लेते हैं, नहाते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, उसी तरह से हेड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ सोसाइटीज में देखा जाता है गर्ल्स को नहाने के लिए या सिर धोने के लिए हेड वॉश के लिए मना किया जाता है, जबकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप बाकी सब पार्ट्स को क्लीन रखेंगे तो आपका प्राइवेट एरिया ऑटोमेटिकली उतना क्लीन होगा। इसके अलावा आपका हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ अगर अच्छे से धुले हुए हैं तो आप उन्हीं हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को हैंडल करेंगे, या जो भी आप सैनिटरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको यूज करेंगे। तो हैंड्स का क्लीन होना बहुत जरूरी है। और इससे भी जरूरी है जो आप सैनिटरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो राइट हो और उसको सही तरीका आपको यूज करने का आता हो। अगर आप कहते हैं राइट सैनिटरी प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए, हर एक सैनिटरी प्रोडक्ट हर फीमेल के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है जी, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि उस फीमेल का लाइफ स्टाइल कैसा है। दूसरा, उनके अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। इसके अलावा उनके एरिया में उसका अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, एंड सेकंड, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी। और साथ ही वो जो भी सैनिटरी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्लान कर रहे हैं उसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज है या नहीं, कि उसको सही तरह से कैसे यूज किया जाता है। तो ये सब जानने के बाद आप अपना सैनिटरी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं अपनी एडोलेसेंस की शुरुआत की बात करूं तो या मैं अपनी मदर के टाइम के बारे में बात करूं, तो हम लोग पुराने जो क्लोथ्स होते थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, उनको उनके पैड्स बनाकर हम यूज करते थे, तो ये कितना सही है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि हर सैनिटरी प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होता है, उसके कुछ फायदे और नुकसान होते हैं जी। तो अगर हम बात करते हैं कपड़े की, तो कपड़े को अगर हम सही तरह से यूज कर रहे हैं तो कपड़ा भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ओके, क्योंकि कपड़ा एक तो बहुत इजीली अवेलेबल है जी, आपको उसे परचेज करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फीमेल्स को शॉप पे जाके परचेज करने में भी शाइनेस महसूस होती है, सो इट कुड बी अनकंफर्टेबल फॉर देम। सेकंड, ये घर में इजीली मिल जाता है और आप इसको रीयूज कर सकते हो। राइट। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट, और दूसरा ही चीप होता है, अफोर्डेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जब हम कपड़ा यूज करते हैं तो उसका सही तरीका लोगों को नहीं पता है जी, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो कि आप जो कपड़ा चूज कर रहे हैं उसका टाइप कैसा होना चाहिए। तो जो भी आप क्लॉथ यूज करें, एक तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा, और लोअर पार्ट की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर ये बहुत हार्श है आपकी स्किन पे तो आपको रैशेस हो सकते हैं। राइट। एंड देन उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, सॉफ्ट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पुराना रखा हुआ कपड़ा लिया और उसको यूज कर लिया। इट हैज टू बी वॉश्ड प्रॉपर्ली। जब आप इसको यूज कर लेते हैं और अगर आप इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको अच्छे से सोप एंड वाटर से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको प्रॉपर सनलाइट में सुखाना बहुत जरूरी होता है और डिसइंफेक्ट करने के लिए, एंड सन इज द बेस्ट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। इसके बाद आप जब इसको स्टोर करके रखें तो वो प्लेस भी ड्राई होना चाहिए। अगर आप इसे डैम्पी प्लेस में रख देंगे तो वापस से फंगल इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। तो अगर आप ये सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं तो इट इज राइट। लेकिन होता क्या है कि ये तीनों चीजें हम मेंटेन नहीं कर पाते। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, कई बार प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर सोप का अवेलेबिलिटी नहीं है,
अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे तो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे कि उनको स्पेस ही शायद सनलाइट ही प्रॉपर नहीं आती उनकी वो प्रॉपर एक्सपोज कर सके। बिल्कुल। दूसरा फिर रिलीजियस बिलीफ आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द सोसाइटी, घर के बाकी लोगों को दिखना नहीं चाहिए, तो फिर फीमेल्स इसको कैसे सुखा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो ना करने की वजह से हम देखते हैं कि कपड़े के साथ इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लोथ्स। सो इस हिसाब से जो मार्केट में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं, ये जो ऑप्शन हमारे पास में क्विकली अवेलेबल ऑप्शन है, स्पेशली अर्बन एरियाज में जहाँ पर फीमेल्स के पास में इतना कपड़े को प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, डिसइंफेक्ट करने का टाइम नहीं है, सो सैनिटरी पैड्स आर द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। सी सैनिटरी नैपकिन्स जो यूज़ करना शुरू किया उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि एक तो उसमें ऊपर ड्राई वेव कवरिंग लगा होता है जी, जिसकी वजह से जो कपड़े में हमें गीलेपन का फीलिंग आता है वो नहीं आता, वो इसमें नहीं आता है, जी। तो हमें बेटर फील होता है। इसके अलावा कपड़ा क्योंकि नीचे से स्टेबल नहीं होता है, उसमें स्टिकिंग नहीं होता है और सैनिटरी नैपकिन से स्टिक कर जाते हैं अंडरगारमेंट्स के साथ, तो एक जो वर्किंग फीमेल्स है स्पेशली उनके लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा इशू होता है, बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको मिल पाती है। सो और दूसरा इसको रीयूज नहीं करना है आपको, आप एक बार यूज करके इसको थ्रो कर सकते हैं, दे आर ऑल डिस्पोजेबल्स, सो दीज ऑल आर वेरी गुड एडवांटेजेस ऑफ अ सैनिटरी नैपकिन। बट अगर हम सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपरली जाने तो आप देखिए कि इंडिया में कोई भी सैनिटरी नैपकिन चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, आज की डेट में भी वो FDA अप्रूव नहीं है। ओके, राइट, इसलिए क्योंकि जो सैनिटरी नैपकिन है वो 90% ऑफ नैपकिन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। उसका जो ड्राई वेव कवरिंग होता है इट्स अ प्लास्टिक, उसका जो पीछे का लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो स्टिक करता है दैट इज अगेन प्लास्टिक। अब अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है तो उसमें या तो हम यूज करते हैं कॉटन, पर ये कॉटन आप देखिए जो हम लोग घरों में कॉटन लाते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि इस कॉटन को ब्लीच किया जाता है। ओके, तो हम केमिकल्स यूज करते हैं इसको सैनिटाइज करने के लिए। या फिर ये बना होता है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जिसे हम सैप कहते हैं। ओके, और यही रीजन है कि जो सैनिटरी नैपकिन है उनका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो एक नॉर्मल कपड़े से कहीं गुना ज्यादा होता है। तभी जहां हमें क्लॉथ 2 से 3 घंटे में चेंज करना पड़ता है, एक सैनिटरी नैपकिन को हम लगभग 6 से 8 घंटे तक पहन सकते हैं। राइट, तो ये जो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स हैं दे आर अगेन प्लास्टिक, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक। इसके अलावा हम जब इन पॉलीमर्स को स्टेरलाइज करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जैसे कि डायोक्सिन। और ये जो केमिकल है दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रोसिस का होना, स्किन इरिटेशंस का होना, and in few studies we have seen yes cancers do happen because of dioxin. Right. इसके अलावा आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत ही फ्रेग्रेंट वाले सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं और फीमेल्स बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं उनको यूज करने के लिए। और जो भी केमिकल जब हमारी लोअर स्किन पे टच करता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सेंसिटिव होती है जी, तो इसकी वजह से हमें बहुत रैशेस और रेडनेस होती है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है सैनिटरी नैपकिन्स का। और एक प्रॉब्लम और देखी है हमने डॉक्टर कि इसके डिस्पोजल का तरीका सबको नहीं आता। इट इज रियली बैड टू सी सैनिटरी नैपकिन्स लाइंग हियर एंड देयर इन ओपन प्लेस, सो आई थिंक इनका डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ा इशू है। राइट, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30% लोग इसको थ्रो करते हैं अपने नॉर्मल हाउस होल्ड वेस्ट के साथ। बिल्कुल, एंड इमेजिन आपने उसको नॉर्मल वेस्ट के साथ मिक्स किया है, अब जो डिस्पोजल करना है जिस पर्सन को, उसको ये सब कुछ अपने हैंड से निकालना होता है, सॉर्ट आउट करना होता है, तो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर दैट पर्सन। राइट, या फिर देखा जाता है कि हम इसे अपने जो कमोड होता है उसमें फ्लश कर देते हैं, तो ये जाके डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है, वाटर चैनल्स को। उसको भी क्लीन करने के लिए फिर हमें किसी ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है और वो बेचारा अपने हाथों से उनको डक्ट से निकालता है, क्लीन करता है। 30% जो लोग हैं वो इसको ओपनली छोड़ देते हैं, which becomes a site of definitely bad site. Then it becomes a source of infection. जैसा हमने देखा है ब्लड है और ब्लड के ऊपर फ्लाइज एंड ऑल मॉस्किटोज देखा और फिर वो जगह जगह जाके टच करते हैं। इसके अलावा जो 30% लोग हैं
वो इसको बरी कर देते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, जो घर के पीछे का बैकयार्ड होता है वहाँ पे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। तो क्योंकि हमने देखा कि ये प्लास्टिक का बना होता है, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बहुत खराब करता है। और एक सैनिटरी नैपकिन की अगर मैं बात करूं तो ये डीके होने में लेता है मोर देन 500 इयर्स। ओह माय गॉड। और अगर हम कैलकुलेट करें तो इन इंडिया वी आर जनरेटिंग नियरली 9,000 tons of plastic per year just by usage of sanitary napkins. माय गॉड। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको सही तरह से डिस्पोज कैसे किया जाए। इनको डिस्पोज करने के लिए आप किसी प्लास्टिक का नहीं यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है हम एक प्लास्टिक पॉलिथीन में उसको पैक करके और फिर अपने नॉर्मल डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। तो आइडियली आपको एक पेपर बैग रखना चाहिए। आप अपने सैनिटरी नैपकिन को उस पेपर बैग में रखिए, या तो आप उसे डेली बेसिस पे उसके ऊपर रेड का एक क्रॉस मार्क लगाइए और उसको सेपरेटली अपने डिस्पोजल कलेक्टर को सेपरेटली दें, ताकि हमें पता पड़े जब उस पर रेड का मार्क लगा है कि ये मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। ओके। या फिर यू कैन कीप अ डस्टबिन इन योर वॉशरूम और आप उसमें एक पेपर बैग लगा के अपना पूरा, जब तक आपका मेंसेस चलते यू कैन कलेक्ट ऑल द नैपकिन्स इन दैट पेपर बैग, और जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो आप उस पेपर बैग को अगेन उसके ऊपर एक रेड मार्क लगा के आप सेपरेटली एक साथ राइट, एंड देन इट इज इंसिनरेटेड इन अ प्रॉपर मैनर। इसको जब हम इंसिनरेट करते हैं, अगर वो हमने सही टेम्परेचर पे नहीं किया जी, तो इससे जो गैस रिलीज होती है वो भी कार्सिनोजेनिक होती है, उससे भी कैंसर होने का रिस्क होता है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी जगह पे इंसिनरेटर्स लगे हुए हैं स्कूल्स में, या देखा जाता है लोगों ने अपने आप से बर्न कर देते हैं उसको। बिल्कुल। तो दैट इज नॉट द राइट वे। आप अपने डिस्पोजेबल करेक्टर जो आपके घर में आते हैं उनको सेपरेटली हैंड ओवर कीजिए, और गवर्नमेंट जहाँ पे उन्होंने इंसिनरेटर्स बनाए हुए हैं जो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे किया जाता है, वहाँ पे इनको फिर इंसिनरेट कराइए। दैट इज द राइट वे। डॉक्टर, मुझे नहीं पता था कि सैनिटरी पैड्स के इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं along with the convenience. And now I am curious to know कि कौन सा सही प्रोडक्ट है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अगर सैनिटरी पैड्स जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, आई एम श्योर आप लोग भी ये ऑप्शन जानना चाहोगे कि व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट विच इज़ सेफ फॉर मी एंड फॉर माय एनवायरनमेंट। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, we'll come back soon with the solution. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट एपिसोड में जाना कि क्लोथ और नैपकिन्स को यूज़ करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और अभी तक भी हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला है कि जिसके कोई डिसएडवांटेजेस ना हो। तो आज हम जानेंगे और कोशिश करेंगे ढूंढने की एक सही सैनिटरी प्रोडक्ट। उससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था डॉक्टर निशा, हमारे जो एथलेटिक विमेन हैं, स्पोर्ट्स फीमेल्स जो हैं, वो इस दौरान कैसे मैनेज करती होंगी? हमारी एथलीट्स हैं, हमारी स्विमर्स हैं, वो इस दौरान अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती होंगी? राइट सी, अब से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो ऐसी जो फीमेल्स हैं वो यूज़ करते हैं टैम्पून्स। टैम्पून्स होते हैं, एक बुलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि वो अपनी वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके लोअर एंड पे थ्रेड अटैच होता है। ताकि जब आपको निकालना हो तो यू कैन पुल दिस थ्रेड, राइट। लेकिन जो ये टैम्पून्स होते हैं ये भी बने होते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स के, या तो फिर सिंथेटिक कॉटन के। तो जो डिसएडवांटेजेस हमने देखा कि सैनिटरी नैपकिन के साथ हैं, ऑब्वियसली वो तो सब डिसएडवांटेजेस रहते ही हैं। दूसरा, कभी कभी अगर हम इन टैम्पून्स को ज़्यादा टाइम तक वियर कर लें तो इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसा एक सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क भी रहता है। और इसके अलावा जो ये टैम्पून्स हैं ये कॉस्टली होते हैं, तो हर किसी के रीच में नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली इससे आप इजीली स्विम कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो सेम लाइक अदर सैनिटरी प्रोडक्ट्स, टेम्पॉन्स के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, राइट। तो इस सिनेरियो में हम क्या करें डॉक्टर निशा? व्हाट शुड वी चूज, व्हिच इज द बेस्ट प्रोडक्ट? एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी विद दिस मेंस्ट्रुअल कप। ओके, राइट। So these are cup shaped structures and they are made up of medical grade silicone. Okay.
सो इसको भी हम इजीली वजाइना के अंदर यूज करते हैं, ओके, जिससे कि ये सबके लिए कंफर्टेबल है। जैसे आपने भी बात किया एथलेटिक वुमेन की या फिर स्विमर्स की, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाता है। But doctor, is it really safe to insert some foreign object inside the vagina? ये कितना सेफ है? See, जैसा मैंने बताया कि जो मेंस्ट्रुअल कप है जी, ये बना होता है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से। ओके, ये वही सब्सटेंस है जिसके कि हम कैथेटर्स या फिर आईवी कैनुलास हम यूज करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में जाते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डालते हैं। तो सेम उसी चीज़ का बना होता है, इसीलिए ये मेडिकली अप्रूव्ड होते हैं। एंड जैसा हमने देखा था कि कोई भी सैनिटरी नैपकिन FDA अप्रूव नहीं है, पर बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में FDA अप्रूव्ड मेंस्ट्रुअल कप्स बना रहे हैं। दैट मीन्स दे आर एब्सोल्युटली सेफ, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये बेसिकली एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। तो ये बॉडी में आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं अपने वजाइना में। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमें बताइए रत्निशा, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, हमारी जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी शायद फर्स्ट टाइम आपके थ्रू ही इसके बारे में जाना होगा। सी अगर मैं बात करूँ कि ये वर्क कैसे करता है, राइट, तो जो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स थे उसमें जो हम कॉटन या फिर फाइबर्स यूज़ करते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हमने देखा जो हमने टैम्पून्स यूज़ किए उसमें भी सेम फाइबर्स जी, वो सब same कुछ as सक करते हैं, sanitary एब्जॉर्ब pads. करते हैं आपका ब्लड भी, आपकी जी. वजाइनल सेक्रेशंस भी। तो इसकी वजह से कभी कभी टैम्पून्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वजाइना का सब कुछ सक करे तो वजाइना ड्राई हो जाती है। तो उसको जब हम Right. होल्ड करते हैं तो स्किन के साथ फ्रिक्शन आता है और वो पेनफुल हो सकता है। वहीं जब हम ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो ये आपके सिक्रेशंस को कलेक्ट करता है। ओके, तो आपके जो नॉर्मल वजाइनल सिक्रेशंस हैं दे आर नॉर्मली प्रेजेंट देयर, ये Okay. उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ आपका ब्लड कलेक्ट करता है और आप इसको जब आप रिमूव करते हैं और उस ब्लड को आप इजीली वॉश फ्लश कर सकते हैं, जी. राइट। तो आपका ब्लड जो है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। आपने Right. बहुत बार देखा होगा कि सैनिटरी नैपकिन जब हम लंबे समय तक पहनते हैं या अदरवाइज ऑल्सो उसमें स्मेल आती है, जो बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है हमारे लिए। एब्सोल्युटली, और ये होता है इसलिए कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जब ऑक्सीडाइज होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, या जो कॉटन या फाइबर्स में केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करने की वजह से स्मेल होता है। अब क्योंकि ब्लड सिर्फ कप में कलेक्ट हो रहा है, किसी एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, किसी केमिकल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो आपके पीरियड्स बिल्कुल ऑर्डरलेस होते हैं। वाह। एंड क्या हम इसे रीयूज कर सकते हैं? डेफिनेटली सबसे बड़ा एडवांटेज अगर मैं कहूँ तो ये रीयूजेबल है। ओके, और हम एक मेंस्ट्रुअल कप जो है वो लगभग 5 से 7 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। राइट, इसे डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं डॉक्टर? जी हाँ, इसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ईजी है। किसी केमिकल की, सन एक्सपोजर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं और आपको फर्स्ट टाइम कप यूज़ करना है जी, तो आपको इसको सिर्फ 15 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में डिप करके रखना है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हुए कि आपके जो हैंड्स है वो क्लीन होने चाहिए। ओके, ट्राई कि आपके नेल्स कटे हुए हैं, क्योंकि आप अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो Right. नेल से आपको वजाइना में इन्फेक्शन जाने का या कट लगने का रिस्क हो सकता है, राइट। तो हैंड्स क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दिस आप उस बॉइलिंग वाटर में से इसको निकालिए, इसको थोड़ा सा ड्राई कीजिए एंड यू कैन फोल्ड इट इन डिफरेंट वेज। उसके लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन जाके वीडियोस देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो आप इसे किसी भी फॉर्म में फोल्ड कीजिए। ओके, सपोज हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, राइट, लाइक दिस, राइट, एंड व्हेनेवर आई विल रिलीज इट, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अपने आप शेप में आ आप जाएगा। इसको किसी भी शेप में फोल्ड कीजिए और जैसे आप इसे छोड़ेंगे इट विल ओपन अप लाइक दिस। ओके, तो जो स्टार्टिंग में फीमेल्स यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है कि कैसे अंदर जाएगा, तो जी, उनको चाहिए कि ये सबसे छोटे साइज में आए। तो सबसे छोटे साइज में बनाने के लिए आप कप को ऐसे एक एंगल से इसको ट्रायंगुलर शेप में लाने का कोशिश कीजिए, इस तरह से। तो ओके, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो कैन यू सी दिस पार्ट एकदम वो छोटा हो जाता है, राइट, राइट, क्योंकि हमें लगता है हमारा ओपनिंग बहुत छोटा है, जी, जी, तो ये जी, इतना छोटा सा हो जाता है और आप इसको पकड़ के ऐसे आप इसको अंदर ले जाके और छोड़ सकते हैं।
ओके राइट। अब जब आप इसको यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग मेंसेस, तो आपको इसको रिमूव करना है और आपका जो कलेक्टेड है उसको फ्लश करना है ब्लड को, और सिंपल पानी से वॉश कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि पानी भी आपको डाउटफुल है कि वो क्लीन है या नहीं है, तो आप बेशक वॉश भी नहीं कीजिए, ओके आप इसको एज इट इज वापस इंसर्ट कर सकते हैं। जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं तो आप इसको वापस से 15 मिनट बॉइलिंग वाटर में रखिए, ड्राई कीजिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस या बॉक्सेस के साथ आता है, लाइक दिस वन। ओके यू कैन कीप इट बैक इन दिस पाउच, और जब आपका नेक्स्ट साइकिल आता है तो आपको वापस वही 15 मिनट पानी में रख के अगेन यूज करना है। You can keep this pouch in your purse, in your bags. It is so easy to carry also. easy to carry, right. डॉक्टर साहब, ये भी अलग अलग शेप्स में आते हैं, आई मीन अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, एंड हाउ टू चूज द राइट साइज Exactly. फॉर माई Yes, it is available in 3 different sizes. अगर आप इनको लेने के लिए जाएंगे तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में आता है। ओके इसमें साइज जो है वो डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पे, कि इसमें कितना ब्लड आप कलेक्ट कर पा रहे हैं। ओके तो 15 ml, 20 ml या 30 ml ऐसे ही स्मॉल, मीडियम और लार्ज के उसमें आते हैं। इसीलिए इसका एक और एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कुछ फीमेल्स हैं जो कि कैलकुलेट नहीं कर पाते उनको ब्लीडिंग कैसा है, और बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको फ्लो हो रहा है, और क्योंकि जब हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं हम उनका एक्चुअल ब्लड फ्लो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एस्टिमेट ही नहीं लगाया जा एस्टिमेट सकता नहीं कर सकते। जी 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 इसमें हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया था, एक फीमेल रफली 70 to 80 ml ब्लड लॉस करती है ड्यूरिंग हर कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके राइट। तो आप नॉर्मली अगर मैं बोलूँ हर फीमेल के लिए मीडियम साइज इज ओके। ये सिर्फ डिपेंड करेगा, अगर आप लार्ज साइज का कप ले रहे हैं जो कि 30 ml तक कैपेसिटी रखता है, तो आपको थोड़ा लेस फ्रीक्वेंट उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपका शायद 24 घंटे तक लास्ट कर सकता है। अगर आप मीडियम साइज कप लेते हैं तो ये लगभग 8 to 12 आवर्स तक लास्ट करता है, और स्मॉल कप को आपको 4 से 6 घंटे में चेंज करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। डॉक्टर साहब, सुनने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव और एक बहुत ही नई चीज़ हमें पता चली है, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगी जो कि सभी व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा, आर दे कॉस्ट इफेक्टिव? यस, कैन वी अफोर्ड देम? यस। देखिए, अगर आप इसको मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो ये आपको रफली 200 से 300 रुपये से लेकर लगभग 1500-2000 तक की रेंज में मिलेगी। ओके, पर यहाँ मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि आपको उसका प्राइस देख के कप को नहीं चूज करना है। मतलब कि अगर महंगा कप है तो ये बेटर होगा, और सस्ता है तो वो नहीं होगा। आपको देखना ये है कि वो FDA अप्रूव्ड है या नहीं। जो भी कप FDA अप्रूव्ड है तो वो आपके लिए सेफ है। तो ऑन एन एवरेज एक अच्छी क्वालिटी का कप आपको FDA अप्रूव्ड 400 से 500 के रेंज में मिल जाता है। तो डेफिनेटली इट्स इकोनॉमिकल, क्योंकि एक कप आपका 5 से 6 साल तक लास्ट करेगा। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये तो हमें पता चल गया। डॉक्टर साहब, कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि हमें मेंस्ट्रुअल कप को चूज़ करते टाइम अपने माइंड में रखना है, इसकी क्वालिटी को लेकर या फिर अदर एस्पेक्ट्स जो शायद मैं मिस कर रही हूँ? राइट। देखिए, एक और चीज़ जब आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ कप हैं जो सुपर सॉफ्ट है जी, कुछ है सॉफ्ट है, और कुछ का ये हार्ड होगा जी, राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगी मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए जो सॉफ्ट है वो बहुत सारी फीमेल्स को सूट करता है। अगर हम सुपर सॉफ्ट कप की बात करें तो उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उनको रिलीज करते हैं, फोल्ड करने के बाद जब हम उनको रिलीज करते हैं तो वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से लीकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। दूसरा, जो हार्ड कप्स हैं वो बेसिकली बने होते हैं एथलेटिक विमेन के लिए, क्योंकि उनका मसल टोन बहुत टाइट होता है, तो उस मसल टोन के लिए आपको एक हार्ड कप चाहिए, तभी आप उसको अंदर रिटेन कर पाएंगे। सो 90% ऑफ फीमेल्स कैन गो फॉर मीडियम सॉफ्टनेस, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ जो कप्स हैं उनमें कि इस तरह का स्टेम होगा नीचे जी, और कुछ कप है जिनमें स्टेम नहीं होगा। ओके, तो आई वुड रिकमेंड जो बिगनर्स हैं जो उसको यूज करना शुरू कर रहे हैं वो स्टेम के साथ हैं। ओके, स्टेम का पर्पस सिर्फ ये होता है ताकि स्टार्टिंग में जब आप कप इंट्रोड्यूस करते हैं और जब आपको निकालना होता है तो आप इस स्टेम की मदद से आप अपने कप को लोकेलाइज कर पाए, लोकेट कर पाए कि कहाँ पे है, ओके, राइट। और दूसरा, निकालने के लिए आप स्टार्टिंग में इसको पकड़ सकते हैं, राइट।
जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग हो जाता है तो हमें इस स्टेम का कोई पर्पस नहीं रहता है, तो आप विदाउट स्टेम वाला कप भी इजीली यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इवन आफ्टर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल कप, स्टिल मेरे दिल में एप्रीहेंशंस हैं कि इसको इंसर्ट कैसे किया जाए, रिमूव कैसे किया जाए। अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू डू सम क्रैश कोर्स टू स्टार्ट यूजिंग दिस। सी मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के लिए जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने मन से ये फियर आपको निकालना है। हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं कि कुछ फीमेल्स हैं जो बहुत चाहती है इसका यूज करना, बट वो अपने मन से इस फियर को नहीं निकाल पाते तो उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर Like पाते। me, I really want. No, but I think after this episode you will be able to use it, right? I'm sure. Yes. So अगर हम बात करते हैं इंसर्ट करने की, जी तो देखिए इसका सबसे पहली चीज़ जो फीमेल्स को पता होनी चाहिए कि हम सबकी वजाइना एक जैसी होती है जी और इसका रफली जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है, राइट। एंड जो वजाइना है वो ऊपर से क्लोज स्पेस है, राइट। तो जब हम इसको अंदर डाल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ वजाइना में रहने वाला है, सबसे पहली चीज़। ठीक है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि कहीं अंदर जाके गायब नहीं हो जाए, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। राइट तो राइट इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, ये सिर्फ और सिर्फ वजाइना में ही रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये अपने मन से निकाल दीजिए, बिल्कुल इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसकी। दूसरा, आपको लगता है कि कहीं लीक तो नहीं करेगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग कुछ टाइम तक जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो आप प्रिकॉशनरी सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हैं, राइट। बट ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसका जो कंसेप्ट है वो ये है, हमारी वजाइना एक इलास्टिक ऑर्गन होती है जी मतलब कि उसको आप जितना चाहो स्ट्रेच कर सकते हो। यही रीज़न है कि हम एक बेबी को उस पार्ट से हम बर्थ देते हैं। जी सोचिए इतना बड़ा जो बेबी का रफली 10 सेंटीमीटर का हेड होता है, जी वो उस पार्ट से निकल सकता है। तो ये बहुत छोटा सा मेंस्ट्रुअल कप है, तो बहुत इजीली जा सकता है। बिल्कुल जब तक वजाइना के अंदर कोई चीज़ नहीं होती वो एक कोलैप्सिबल ऑर्गन रहता है, मतलब उसके Right. वॉल्स आपस में रहती हैं। बट जैसे ही हम उसको अंदर कुछ डालते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाती है। इसी तरह से जब हम मेंस्ट्रुअल कप को फोल्ड करके अंदर डालते हैं और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो इट्स लाइक जैसे ये हमारा कप है और ये वजाइना है, जी राइट। ये इसको अच्छे से अपने साथ टाइटली फिक्स कर देती है, तो लीक करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। लीक सिर्फ तब होगा अगर आपका कप कहीं से किसी कारण से फोल्ड रह गया है, पूरी तरह से खुला नहीं है, राइट। उसको चेक करने के लिए धीरे धीरे जब आप ट्रेन हो जाते हैं तो आप अपना फिंगर इंट्रोड्यूस करके यू कैन जस्ट चेक कि आपका चारों तरफ से आपको एक कॉन्टूर फील हो रहा है। अगर आपको कहीं से डिप्रेशन फील हो रहा है इसका मतलब आपका कप लीक कर सकता है, तो आप उसे वहाँ से दबाइए और एक फिर ऊपर ओके अपने आप से वो खुल जाएगा, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है और आपके सर्विक्स तक पहुँचे तभी लीक नहीं होगा, क्योंकि आप इसे वजाइना में किसी भी पार्ट पे छोड़िए वो ऑटोमेटिकली उसको वहीं पे फिक्स कर देगी। आपको इसे सिर्फ इतना ऊपर लेके जाना है जहाँ तक ये स्टेम बाहर नहीं निकले, ताकि जब आप बैठें आप वॉक करें तो ये आपको चलने में या बैठने में फील नहीं हो, पेनफुल नहीं हो। दैट्स इट। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं इंसर्शन के टाइम पे, वो फीमेल्स बोलते हैं कि हमसे इंसर्ट नहीं हो रहा है जी या उन्हें पेन होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस जाने के बाद। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिमेन। हम लोगों का जो वजाइना होता है, दिस इज आवर वजाइना और ये हमारा यूट्रस है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सर्विक्स है, यूट्रस का ओपनिंग है, राइट। तो सबसे पहले तो हम पोजीशन की बात करें, या तो आप स्क्वाटिंग पोजीशन में इसको यूज़ कीजिए और या फिर अगर आप इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो अपने एक लेग को फोल्ड करके कमोड के ऊपर रखिए और एक लेग को स्ट्रेट रखिए, राइट। उसके बाद आप अपनी मेंस्ट्रुअल कप को फोल्ड कीजिए, आपको जो भी फोल्ड पसंद आता है, राइट, एंड स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग इनसाइड योर वजाइना। अब जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वजाइना के अंदर तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट जाने की कोशिश करते हैं, सीधा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो हमारी वजाइना है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है, ओके स्लाइटली बैकवर्ड्स। तो अगर हम इसको फोल्ड करके डायरेक्टली हम इसको ऐसे सीधा पुश करेंगे तो ये जो आगे हमारी बोन है उस पर हिट करता है, करेगा जी बिल्कुल। तो आपको पेन करता है एंड यू फील कि वो जा नहीं रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप यूज नहीं करते।
सो ओनली ट्रिक इज कि जब आप इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाइए एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली इट विल स्लिप ऑफ। क्योंकि जब जिस टाइम मेंसेस आते हैं उस टाइम ऑटोमेटिकली ब्लड से लुब्रिकेशन इतना हो जाता है वजाइना का कि ये बहुत इजीली ऊपर जाता है। और आप सिर्फ इसे इतना ऊपर लेके जाइए कि स्टेम नहीं हो, जस्ट रिलीज इट एंड इट विल फिक्स इनसाइड योर वजाइना, दैट्स इट। इसके अलावा जो हमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है वो होता है कि गर्ल्स या फीमेल्स एकदम पैनिक होकर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने मोटिवेट होकर कप यूज़ तो कर लिया बट अभी हम उसे निकाल नहीं पा रहे, इनफैक्ट हमें मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ पे खो गया है जी। तो बहुत सिंपल से आपको टिप्स में बताऊंगी जो आपको रिमूवल के लिए याद रखनी है। देखिए सबसे पहली चीज़ है हम जो गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेम को ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं जी, राइट। तो होता क्या है, ये कप जो हमारा ऊपर अच्छे से फिट है वजाइना में, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट करता है। तो जब हम इसे खींचेंगे तो इस सक्शन की वजह से हम अपना यूट्रस और सर्विक्स को पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ और ये बाहर नहीं आ सकता। एक टाइम से अगर बहुत अच्छा सक्शन बना है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कि आपको सक्शन को ब्रेक करना है, राइट। अब इस सक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको अपने फिंगर को सबसे पहले स्टेम को फील कीजिए और थोड़ा सा ऊपर जाइए। जो इसका बेस होता है आप इसको यहाँ से पिंच कीजिए। जैसे आप इसे यहाँ से पिंच करेंगे, सी यहाँ से आपका सक्शन रिलीज हो गया जी जी। जैसे ही सक्शन रिलीज होता है आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, राइट। और आप धीरे धीरे जैसे इसको यूज करना शुरू करते हैं, सक्शन ब्रेक करने के लिए और भी इजी टेक्निक है कि आप अपने मेंस्ट्रुअल कप को पहले लोकेट कीजिए। लोकेट करने के बाद जस्ट गो अप टू द ब्रिम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल कप। ऊपर जाके आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए। तो आपने जैसे इसको ऐसे प्रेस किया तो सक्शन उसका ब्रेक किया जाए। फिर आप इसको ऐसे ही पकड़े पकड़े आप अपना थंब को अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए, कप को पकड़िए और फिर आप इसको या तो ऐसे ही स्लाइड करके ला सकते हैं और या फिर आप इसे ट्विस्ट लाइक दिस वे आप इसको इजीली निकाल के बाहर। और बहुत स्लोली होना चाहिए मूवमेंट। अगर आप इसको फोर्सफुली एकदम करेंगे तो सारा ब्लड एकदम स्प्लैश हो जाएगा, राइट। तो आप इसको इजीली निकाल के लाइए। जस्ट रिमूव द कलेक्टेड ब्लड, वॉश कीजिए, फोल्ड इट एंड यू कैन रिलीज दिस। नाइस, वेरी नाइस डॉक्टर साहब। मेरी 13 years old डॉटर है। शी हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू हर टीन्स एंड स्टार्टेड विद पीरियड्स। सो क्या उसको भी ये कप इंट्रोड्यूस अगर मैं करूँ तो कंफर्टेबल होगा, उसके लिए एडवाइजेबल है? देखिए जो बहुत यंग गर्ल्स हैं उनके लिए अभी हम उनको नहीं एडवाइस करते हैं, बिकॉज एक तो उनको अभी अपने प्राइवेट पार्ट्स का इतना नॉलेज नहीं होता है जी। दूसरा अभी थोड़ा सा लेक्सिटी इतना नहीं होता है उनमें और बच्चे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो मैं ये बोलूँगी कि उन बच्चों के लिए अभी भी अगर आप जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स हैं या जो क्लोथ वाले आजकल आते हैं जिनमें स्टेबिलिटी के लिए हम लोग पीछे एक क्लिप लगा देते हैं, बटन लगा देते हैं ताकि वो मूव नहीं करें, तो अगर आप वो दे सकते हैं बच्चे को, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यस, जब एक फीमेल अडल्ट हो जाती है उसके बाद इट्स देयर चॉइस। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट कि वो अपनी चीज़ को समझ सके और इसको इजीली इंट्रोड्यूस कर सके और निकाल सके। सो डॉक्टर साहब ऐसी भी कोई सिचुएशन है या कोई कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली हम लोग डिलीवरी के बाद मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने की एडवाइस नहीं देते हैं, स्पेशली अगर डिलीवरी वेजाइनली होती है, क्योंकि उस टाइम पे एक तो जो हमारा सर्विक्स होता है ये साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर हम जब उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको सक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टेयर हो सकता है या फिर वो लैक्स होने की वजह से पुल हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा वेजाइना क्योंकि बहुत लूज हो जाती है तो वो होल्ड नहीं कर पाती है कप को, तो लीकेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम पे हम फीमेल्स को एडवाइस नहीं करते मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने का। इसके अलावा वो फीमेल्स जो पॉकेट यूज़ करते हैं, सो उनके लिए ये थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि आपको उसका निकालने का तरीका प्रॉपर्ली आना चाहिए। अगर आपने उसको सक्शन बने बने पुल किया तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो भी पुल होके आ सकता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो IUCDs मतलब कॉपर या मल्टीवुड यूज़ करते हैं वो उसके सक्शन को अच्छी तरह से ब्रेक करें और उसके बाद ही कप को निकालें। Alright. So that means we should switch to biodegradable napkins जिन कंडीशन the में young हम girls. फॉर द यंग Right. गर्ल्स या ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज़ कर सकते हैं, या सबसे सेफ बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपने हमें मेंस्ट्रुअल कप बताया जो कि रीयूजेबल है, इजी टू सैनिटाइज है, इजी टू स्टोर, इजी टू कैरी, नो प्रॉब्लम फॉर डिस्पोजल। आई मीन ये इट्स अ सुपर थिंग, शॉर्ट में कहना चाहूँ प्रोडक्ट्स। तो menstrual cup is rash free, it's trash free and it's cash free, क्योंकि इसमें ना कुछ केमिकल्स हैं जिनसे हमें रिएक्शन होगा, सो रैशेस नहीं होते हैं। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ फीमेल्स वेदर दे आर वर्किंग, एथलीट हैं, स्विमर्स हैं, स्पेशली नाइट टाइम पे जो हमें लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, डिस्पोजल का इशू नहीं है। दिस इज़ रिसाइक्लेबल, तो इट्स सेफ फॉर आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, एंड फॉर श्योर मैं तो स्विच करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप पे, एंड 2-4 बार आपको आके मैं तंग भी करूँगी जस्ट टू गेट ट्रेन। सो आई वुड एडवाइज यू ऑल टू बी अ स्मार्ट वुमेन, मेक अ स्मार्ट चॉइस and save yourself and save mother also. Thank you so much. Thank you.